Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ज़ीशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डा न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 17 जुलाई 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डा न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. शो कर रहा है टेररिज़म, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज़म की नई लहर आई है. उसके अलावा जी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो ग्लोबल टेररिज़म इंडेक्स है ना, पाकिस्तान 7वें नंबर पे है जहां टेररिज़म हो रही है. और हमारा जो स्कोर है वो 7.5 है. तकरीबन 2001 से लेकर 2019 तक 17,510 लोग जो हैं वो टेररिज़म की वजह से उनकी डेथ हुई है. और पाकिस्तान के अंदर जो डेथ हुई है उसके पीछे तो दहशतगर्दों की तंजीम है. उसमें एक है तरीक़े तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, हिज़्बुल्लाह, अहरार, अननाउन फैक्टर भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं. उसके अलावा ये जो अटैक होते हैं प्राइवेट या सिटीज़न की प्रॉपर्टी पे, पुलिस और मिलिट्री पे, गवर्नमेंट पे, तो ये जी हमारा जो है वो ग्लोबल जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का टेररिज़म इंडेक्स है वो क्या है, 7 है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज़म की एक नई लहर है. ये दोबारा अपना सर उठा रहे हैं. और हमने अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन लॉन्च किया है इसका पर्पस ही यही है कि हमने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाना है और जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको हमने ख़त्म करना है. हमारा जो पर्पस होता है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली, लैंग्वेज के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से. ठीक है, तो सबसे पहले एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. ओपिनियन पे इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा. कल की ओपिनियन इतनी अहम नहीं थी इसलिए मैंने कल की ओपिनियन अपलोड नहीं की. सबसे पहले जी एडिटोरियल है अ वे फॉरवर्ड. ठीक है, इसमें जी बात की जाएगी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे. और पॉलिटिकल इशू हो, उसके अलावा जी इकोनॉमी का इशू हो, सिक्योरिटी का इशू हो, ये सारे आपके CSS सिलेबस का पार्ट हैं. तो ये जी आप देखें क्या कहता है जी कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज़ इन द गवर्नमेंट. आप जानते हैं कि PTI जो है इसके ऊपर बैन कर दिया गया था कि PTI जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकती. सुप्रीम कोर्ट की पिछले वीक जो है वो हियरिंग होती है और सुप्रीम कोर्ट PTI के ऊपर बैन को हटा देती है. PTI पे बैन का हटना कोलिशन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया. ठीक है, तो उसके बाद अता उल्ला जो तारड़ साहब हैं, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की कैबिनेट में, उनका बयान आता है कि हमने PTI को दोबारा बैन कर देना है. ठीक है, तो राइटर कहता है कि जो गवर्नमेंट के अंदर पार्टीज़ हैं ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट की पावर का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन देखने को मिल रही है पॉलिटिकल जमातों के अंदर उसको ख़त्म करके कंस्ट्रक्टिव टॉक्स के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए. और PTI को बैन कर देना ऐसे है जैसे रियलिटी को इग्नोर करना. इससे मुल्क के अंदर मज़ीद ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं. ठीक है, तो इसको लेके जी राना सनाउल्लाह साहब आप जानते हैं कि PMLN के काफ़ी जो हैं इनका नाम है, PMLN के बड़े वर्कर हैं. और पिछली गवर्नमेंट जो PMLN की थी उसके अंदर ये इंटीरियर मिनिस्टर भी थे. तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि PTI के ऊपर जो बैन है अभी हमारी जमात ने फाइनलाइज नहीं किया, अभी कैबिनेट के अप्रूवल की हमें जो है हम उसका वेट कर रहे हैं. गवर्नमेंट की चॉइस, तो गवर्नमेंट जो है उसके पास दो पार्ट हैं, या तो वो टॉक करे PTI के साथ या फिर वो महाज खोल दे, हर हिस्से में जो है लड़ाई करे, मतलब मीन या टॉक या वार. ठीक है, दो ऑप्शन है. इमरान खान साहब आपको जानते हैं बड़े ही हट धर्म हैं. तो PTI के जो फाउंडर हैं इमरान खान साहब वो टॉक करने को भी रेजिस्टेंस हैं. और आपको मैंने पहले भी बताया था PTI से जब भी टॉक का कहा जाता था तो PTI की शर्त ये थी कि इमरान खान को जेल से रिहा करें और हमारे जितने भी वर्कर जो 9 मई के वाक़यात में जिनको पकड़ा गया था उनको बहाल करें और हमें PTI की जमात को बहाल करें. ठीक है, तो PTI कंडेम कर रही है ख़ास तौर पे अताउल्ला तारड़ का जो डिसीजन आया है PTI को बैन करने का कि इमरान खान साहब की पार्टी को बैन करना सरासर जो है वो ज़्यादती है. और पाकिस्तान के अंदर जो वकील हैं, जर्नलिस्ट हैं,
पॉलिटिशियन हैं वो गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया है पीटीआई को बैन करने का उसको रिडिकुलस कह रहे हैं, उसको डेस्परेट कह रहे हैं कि ये मायूस हो गई है और अपना जो ये जो डिसीजन है पीटीआई को बैन करना ये एक बहुत ही बचगाना हरकत है। ठीक है, तो उसके अलावा जी डिप्टी पीएम जो हमारे सागडार साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ़ हैं, उन्होंने भी इस बात पे ज़ोर दिया है कि हम जो इत्तेहादी हमारी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं उनके साथ भी इस इशू पे हम बात करेंगे। और उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि हम निगोशिएशन के बाद फर्दर जो ये जो बैन है पीटीआई पे आया कि होगा कि नहीं होगा, हम निगोशिएशन के बाद और इससे कितना डैमेज है इस पर सारा डिस्कस करने के बाद हम डिसीजन करेंगे। उसके अलावा जी पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, ठीक है, उसके अंदर भी कहता है कि जितनी भी कमेटी है वो इसके जो चैलेंज पैदा होगा पीटीआई को बैन करके और जो सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी का इशू है, सारे ये जो इंस्टेबिलिटी है इनको फैक्टर को डिस्कस करेगी और बाद में डिसीजन करेगी। और उसके अलावा इस पे डिबेट होगा और जितना पाकिस्तान के अंदर डेली पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं और जो पॉलिटिकल नरेटिव जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं उनको सेट करने के लिए तो राइटर कहते हैं कि ये डिसाइड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर। तो राइटर कहता है कि इनको कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट जो है वो शो करनी चाहिए, टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो इम्प्रूव हो और कंस्ट्रक्टिव टॉक के ज़रिए अपने दोनों के दरमियान जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, उनको ख़त्म करें। और इसके लिए कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कंडूसिव एनवायरनमेंट पैदा करे ताकि ऐसी बातचीत की जा सके जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है पॉलिटिकल जमातों के अंदर एक दूसरे को विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाते हैं वो ख़त्म हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी फिर ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद जी पीटीआई का रोल, ठीक है, पीटीआई को भी चाहिए कि अपनी हट धर्मी को छोड़ दे, ठीक है, और रियलिस्टिक इंगेजमेंट करे। पीटीआई को चाहिए कि वो एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे और इंगेजमेंट जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट के साथ कर ले और जो भी उनकी अनरियलिस्टिक कंडीशंस हैं उनको तर्क कर दे। ठीक है, इसके लिए कहता है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं आपस में एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और जो ज़ीरो सम मेंटलिटी गेम है, मतलब जो हमारे सियासतदानों के अंदर रिजिडिटी है, उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद ये दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है एक्सपोर्ट डिल्यूजन। डिल्यूजन आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल जिसमें आप डिसाइड ना कर पा रहे हों, ठीक है, दो जो राय हैं उनके दरमियान फंस जाना। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं ना वो इंपोर्ट की निस्बत हाफ़ हैं। ठीक है, इंपोर्ट आप जानते हैं जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट जो हम यहाँ से बाहर भेजते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत कम है, इसी वजह से हमारे जो ख़र्चे ज़्यादा हैं और आमदन कम है। ठीक है, तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आएगी। ठीक है, तो कहता है कि हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना जो टारगेट है वो एम्बिशियस बना लिया है कि ट्रेड मिनिस्टर ने कहा है कि हमने जो अपनी एक्सपोर्ट है ना अगले 3 सालों में $60 बिलियन तक बढ़ानी है। दूसरी तरफ IMF ने कहा था कि आप $37.2 बिलियन तक भी अपनी एक्सपोर्ट ले जाएं तो बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा टारगेट रखा है इसकी फिजिबिलिटी पे क्वेश्चन हो रहा है, डाउट अराइज हो रहे हैं कि आया कि हम ये जो इतनी बड़ी बात कर दी है, हम इतनी इस एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, क्या ये एविडेंस बेस्ड बात है या सिर्फ झूठी मोटी जो है वो दावा ही है। ठीक है, तो जानते हैं एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान जो है कपड़े भेजता है और उसके अलावा सब्ज़ियाँ, मैंगो, फ्रूट वगैरह ये चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान के चावल ये बड़े मशहूर हैं। ठीक है, तो ये जी आप देख सकते हैं हमारी रेशो जो है एक्सपोर्ट की, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है ना वो USA के साथ करता है, यूरोपियन यूनियन के साथ करता है। आई आपको बात समझ के हमें पूरी दुनिया के साथ जो है वो मिलजुल के चलने की ज़रूरत है, सिर्फ एक चाइना को ही पकड़ के नहीं हम बैठे रहेंगे। दुनिया में जो बंदा जितनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करेगा जो मुल्क उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बजट 2024 और 25 में कहता है कि जो हमने एम्बिशियस टारगेट रखे हैं ये कोई एविडेंस बेस है या सिर्फ धुएँ की तरह है, जिस तरह आप धुआं जो है उड़ा देते हैं। तो कहता है कि आप जो भी काम करो वो एविडेंस बेस करो और रियलिटीज़ बेस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है इसमें मामूली सा इंक्रीज़ देखने को मिला है पिछले
काफ़ी सालों से, अभी भी कहता है कि पाकिस्तान को ग्लोबल जो कमोडिटी साइकिल है ना, उसमें अपना रोल जो है वो इन्फ्लुएंस मीन के इतना रोल बढ़ाने की ज़रूरत है कि दूसरे इन्फ्लुएंस हों। यार क्या बात है, क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान बनाता है, ठीक है। उसके अलावा जी पाकिस्तान के अंदर चैलेंज हैं, ख़ास तौर पे एनर्जी प्राइस बहुत हाई है। मैंने बताया था फैसलाबाद के जो मालिक हैं कपड़े के, वो अपनी मिलें जो हैं वो बांग्लादेश ले गए हैं। बांग्लादेश के अंदर उन्होंने कहा कि हम आपको बिजली सस्ती देंगे। तो अगर आप अपनी एनर्जी सस्ती नहीं करेंगे, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ख़ास तौर पे फैक्ट्रियों वाले, वो दिल बर्दाश्त होकर कहीं और ना चले जाएं। ग्लोबल डिमांड जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, तो दुनिया की डिमांड के साथ चीज़ें बनाई जाएँ, डोमेस्टिक पॉलिसी शिफ्ट किया जाए ताकि जो हमारी एक्सपोर्ट के अंदर पुअर परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जा सके, ठीक है। टेक्सटाइल जो है उस लॉबी को इन्फ्लुएंस करे, और जितने भी पावरफुल पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल कंपनी के मालिक हैं जो परेशान हैं, ठीक है, उनसे उनको जी बेनिफिट्स जो हैं वो पूरे नहीं मिल रहे, और बाकी उनके जो जितने भी इतराज़ हैं उनको ख़त्म करें, और एक्सपोर्ट के अंदर जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आई जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए। तो इस तरह आप अपनी जो रुकावटें हैं वो दूर करके अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जी पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है, हमारी जो जीडीपी की रेशो है उसके लिहाज से कहता है कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन होती जा रही है। तो ये जो पेमेंट का क्राइसिस आ रहा है इसके हिसाब से और अपनी जीडीपी की परसेंटेज के हिसाब से हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। नीड फॉर सॉलिड स्ट्रेटजी, इसके लिए हमें एक्शन इन राइट डायरेक्शन चाहिए, और कहता है कि एक्सपोर्ट के लिए हमें एक प्लान जो है वो लॉन्च करने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इस तरह आप अपने जो अनरियलिस्टिक टारगेट जो है वो अचीव करेंगे। और बात अगर आप सिर्फ बातें ही करेंगे, एविडेंस जो है उसकी बेस्ड डिसीजन नहीं करेंगे, तो ये बातें आपकी अनरियल ही रहेंगी, कोई आपकी अंदर अचीवमेंट नहीं आएगी। उसके बाद तीसरा एडिटोरियल है डाइवर्सिटी इन यूके पॉलिटिक्स। यूके जो है उसके अंदर इलेक्शन हुए हैं, आप जानते हैं ऋषि सुनाक जो हैं ये जी कंजर्वेटिव पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक्स ये पीएम रह चुके हैं ब्रिटिश के, और फर्स्ट ये एशियन पीएम थे यूके के, और ये आपको पता है जी अभी नए लेबर पार्टी के ये पीएम बन गए हैं। इनका नाम क्लेयर स्टैमर है, ठीक है। तो कहता है कि क्लेयर स्टैमर जो है इनकी जो लेबर पार्टी है वो जीत गई है। लेबर पार्टी जो है इसकी वजह से पॉलिटिकल पावर के अंदर एक शिफ्ट देखने को मिला है, काफ़ी अरसे बाद लेबर पार्टी जो है वो पावर में आई है, ठीक है। तो कहता है कि नई पार्लियामेंट बन रही है यूके के अंदर, और उसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। उसमें जी पाकिस्तान के एमपीज़ भी हैं जो पाकिस्तानी वहाँ के नेशनल हैं, और उसके अलावा और भी जो वहाँ के मिनॉरिटीज़ लोग हैं उनको मौका दिया गया है कि वो यूके की पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नमेंट को चला सकें। जिस तरह ये आप देखें, ठीक है, तो ये बंदे ऐसे लग रहा है कि ये नेटिव नहीं है वहाँ के, ये बाहर के बंदे हैं, ठीक है। इसको लेके जी ये आपको नज़र आ रहे हैं करंट ये हमारे ये यूके के पीएम बन गए हैं, और लेबर पार्टी की वहाँ पे इस दफ़ा जो वोटर की परसेंटेज है वो बेहतर रही है, दूसरे नंबर पे कंजर्वेटिव थी, ठीक है। तो ये सीन वहाँ पे चला है, ठीक है। तो कहता है कि ब्रिटिश के अंदर जो 15 पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर जो हैं वो वहाँ पे एमपीए बन गए हैं, और शबाना महमूद ये पाकिस्तानी हैं, फर्स्ट वुमेन बन गई हैं उर्दू स्पीकिंग, जो वहाँ पे चांसलर की पोस्ट पे जो है जिनको ओथ लिया गया है, और उनके पास होली कुरान मौजूद था, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, और अफजल ख़ान पाकिस्तानी हैं, ये इमरान हुसैन, ये सारे कहता है कि बढ़ चढ़ के जो है यूके की पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, यूके की पॉलिटिक्स के अंदर डाइवर्सिटी ला रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 30% कहता है जो हाउस ऑफ वहाँ पे कॉमन है उसमें ब्लैक, एशियन, एथनिक मिनॉरिटी के लोग मौजूद हैं। 2019 में 10% थे, ठीक है। तो इस तरह कहता है कि ये जो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि मोस्टली कहता है कि ब्रिटेन की जो मिनॉरिटी की पॉपुलेशन है उसमें 18% कह लो हिस्सा मिनॉरिटीज़ को दिया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और कैबिनेट के अंदर कहता है कि ये डाइवर्सिटी देखने को मिली है। ऋषि सुनाक जो कि आप जानते हैं कि ये भी एशियन थे, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इनकी कैबिनेट कहता है कि के अंदर भी डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिली थी। तो इससे कहता है कि मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी को जी यूके पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी जो है वो रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है, इससे यूके की पॉलिटिक्स जो है इन्फ्लुएंस हो रही है।
और अभी भी कहता है कि कुछ जगह पे डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म की बेस पे, बायसनेस की बेस पे। और ये एक जो नई नॉर्म सेट की है यूके की पॉलिटिक्स में मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करके, इससे जी पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनको भी जो वॉइसेस हैं ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ की, उनको इंश्योर करवाना चाहिए और उनको जो बेसिक राइट्स हैं वो देने चाहिए। उसके बाद है जी वोकेबलरी। सबसे पहला जी हमारे पास है इडियम ऑफ द डे, डैट इज़ क्वैकिंग इन योर बूट्स। इसका मतलब है खौफ से कांपना, ट्रेम्बलिंग विद फियर। ही वॉज क्वैकिंग इन हिज बूट्स व्हेन ही हेयर्ड द लाउड नॉइज़। उसके बाद है ऑन थिन आइस का मतलब है ख़तरनाक या गैर महफूज हालत में होना, इन अ रिस्की और प्रीकैरियस सिचुएशन। आफ्टर मिसिंग सो मैनी डेडलाइन ही इज़ ऑन थिन आइस एट वर्क। उसके बाद दूसरा है जी पेरा वर्ड। फेज़ का मतलब है परेशान करना, डिस्टर्ब करना, ठीक है, अपसेट कर देना। द लाउड नॉइज़ डिड नॉट फेज़ हर एट ऑल। फेज़ का मतलब होता है मरहला, ठीक है, स्टेज। ही इज़ गोइंग थ्रू द डिफ़िकल्ट फेज़ इन हिज लाइफ। उसके बाद दूसरा पेरा वर्ड है मे बी का मतलब होता है शायद, पॉसिबल, ठीक है, परहैप्स। मे बी वी कैन गो टू द पार्क इफ़ इट स्टॉप रेनिंग। मे बी का मतलब होता है मुमकिन है, माइट बी। इट मे बी द बेस्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसके बाद है जी वोकेबलरी वर्ड है पॉसिटी का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज़ की स्कार्सिटी होना, शॉर्टेज हो जाना। द पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज हिंडर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ट्रेवल्स का मतलब होता है मुश्किलात, ठीक है, पेनफुल लेबोरियस एफर्ट। एंटोनिम इसका है कम्फर्ट। डिस्पाइट द ट्रेवल्स शी प्रिजर्व्ड एंड अचीव्ड हर गोल। उसके बाद है एलूसिव का मतलब होता है किसी परेशानी में एलूसिव मीन गिरफ्त में ना आने वाला, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, ठीक है। तो द फैंटेस्टिक टारगेट विल रिमेन एलूसिव विदाउट अ सॉलिड प्लान। मार्जिनल का मतलब होता है मामूली सा, जो कि नेग्लिजिबल हो। एक्सपोर्ट हैव मोस्टली सीन मार्जिनल गेन इन देयर वैल्यूज़। उशर जो है इसका मतलब होता है आमद करना, राह दिखाना, किसी को गाइड करना, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाना। तो उसके बाद रिसेंट यूके इलेक्शन उशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ डाइवर्सिटी इन पार्लियामेंट। नोटेबली का मतलब होता है खसूसी तौर पे, ठीक है। नोटेबली शबाना महमूद अपॉइंटेड लॉर्ड चांसलर इन हिस्टोरिक यूके पॉलिटिक्स के अंदर। मोनोलॉग का मतलब होता है आपस अपने साथ गुफ्तगू करना, ठीक है। द एक्टर डिलीवर्ड अ पावरफुल मोनोलॉग डेट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। एमोरफस का मतलब होता है बेढंगा, जिसकी कोई शक्ल सूरत ना हो, शेपलेस। एंटोनिम इसका स्ट्रक्चर्ड, डिफाइंड। एडिफाइस का मतलब होता है बिल्डिंग, स्ट्रक्चर जो बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी बहुत बड़ी हो। द ग्रैंड एडिफाइस स्टूड टॉल इन द हार्ट ऑफ द सिटी। हाराकिरी मीन ये एक लफ्ज़ है जैपनीज़ का, जिसमें जैपनीज़ जो हैं वो अपनी एक सुसाइड कर लेते हैं, उनके अंदर कोई रिचुअल है, ट्रेडिशन है। तो ये बस आपने देख लेना। उसके बाद है एम्ब्लीमेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को इलामती तौर पे रिप्रेजेंट करना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव। द डोव इज़ एम्ब्लीमेटिक ऑफ पीस। डोडरिंग का मतलब लड़खड़ाता हुआ, ठीक है, फीबल, शेकी। द डोडरिंग ओल्ड मैन स्ट्रगल टू क्लाइम द स्टेयर। उसके बाद है हार्ट रेंडरिंग का मतलब होता है दिल बर्दाश्ता हो जाना, दिल टूट जाना, सैड रहना। द हार्ट रेंडरिंग स्टोरी ऑफ वार विक्टम टच्ड एवरी वन सोल। बारबैरिटी का मतलब होता है वहशियाना, जिस पे आप जुल्म करें, ठीक है। द बारबैरिटी द डिक्टेटर रजीम शॉक द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये थे जी एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।